हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। देखो फ्रेंड्स, कोई सा भी ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो इसको लेकर मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से क्लास लेता रहूँगा और ये ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप ज़रूर देखें। देखो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ज्योग्राफी शब्द है, ये कहाँ से आया। देखो फ्रेंड्स, ये जो शब्द है जियोग्राफिया, इस शब्द से ज्योग्राफी बना है। और ये जो शब्द है जियोग्राफिया, ये कहाँ का है? ये ग्रीक शब्द है। यदि बात करें ज्योग्राफी को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें, एक तो जियो और ग्राफी। यहाँ जियो का जो अर्थ होता है, ये होता है अर्थ, यानी कि क्या? पृथ्वी। वहीं ग्राफी का जो शब्द का अगर वर्णन करें तो क्या है? डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी के वर्णन का विषय क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, अगर पृथ्वी में अगर नापा जाए तो देखो, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर का यहाँ का ये क्या कहलाता है? सरफेस कहलाता है। ये अंदर का हिस्सा कहलाता है। ये बाहर का क्या कहलाता है? ये कहलाता है वायुमंडल। 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो इसको, सबसे पहले नंबर पर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। दूसरे नंबर पर पृथ्वी का सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह, जो यहाँ की जो सतह होती है। और जो अंदर का जो पार्ट का हिस्सा होता है, ये कहलाता है इनर स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इनको बारे में एक एक करके पढ़ेंगे बाद में। अब चलते हैं आगे। ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी के वर्णन का विज्ञान क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है, सिंपल। अगर बात करें भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? इरोटोस्थनीज को कहा जाता है। ये कौन है? एक ग्रीक महान वैज्ञानिक है। इन्होंने 276 से लेकर 194 बीसी में ये पहले व्यक्ति हैं जिसने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करा था। ये क्वेश्चन पूछ ले, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? एराटोस्थनीज ने। अब भूगोल, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का अध्ययन, तो इसको 2 भागों में बांट दें। पहला, हिकेटियस, इनकी एक पुस्तक है अर्थ डिस्क्रिप्शन। तो इन्होंने बहुत अच्छे से भूगोल का वर्णन करा है इस किताब में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। यानी कि किसको? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का पिता। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये पहले वैज्ञानिक हैं एराटोस्थनीज, इनको भी क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से इन्हें जाना जाता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में आ जाएं, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो फिर किसको लगाएंगे? तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रख लेना, एराटोस्थनीज ने क्या ज्योग्राफी शब्द दिया है, तभी इनको कहा जाता है क्रमबद्ध रूप से, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से। सिंपल में अगर पूछें,
फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। एरोटोस्थनीज, इनको क्या कहा जाता है? तो क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरोटोस्थनीज को कहा जाता है। वहीं अगर ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन का विषय है, तो ये किस तरीके से? दो तरीके से मानते हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी। किस तरीके से मानते हैं? तो दो तरीके से, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, ये किसने टर्म दिया है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा है। और जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी का वर्णन किसने करा है? तो कार्ल रिडर ने करा है। भौतिक भूगोल में क्या आता है? तो बात कर लेते हैं। भौतिक भूगोल में पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है, उसके वर्णन का भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से, क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक रूप से जिनका वर्णन हुआ है, वो किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव के हस्तक्षेप से जिसका वर्णन हुआ है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब ऐसे ही कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें क्या है? जियो का अर्थ क्या होता है? लैंड मतलब भूमि। और मॉर्फो को जो अर्थ होता है वो होता है फॉर्म, बना हुआ। और लॉजी का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि भू आकृति का अध्ययन। जैसे भू आकृति का अध्ययन, महाद्वीप बने होंगे, महासागर बने होंगे, पर्वत बने होंगे और मैदान बने होंगे। ये इतने, इनका जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट माने क्या होता है? मौसम। और लॉजी का जो अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन, मौसम का अध्ययन। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं बादलों में, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो क्लाइटोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तीसरे नंबर पर है ऑक्सिनोग्राफी। ऑक्सिन क्या होती हैं? तो ये होते हैं महासागर, महासागरों का अध्ययन। ऐसे ही चौथे नंबर पर है बायो जियोग्राफी। बायो जैविक भूगोल कहलाता है ये। अब और अच्छे से देख लेते हैं। देखो क्लाइटोमोलॉजी, जैसे क्लाइमेटोलॉजी दो भागों में डिवाइड करें तो क्लाइमेट और लॉजी। क्लाइमेट माने क्या होता है? जलवायु। और लॉजी का जो अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन, मतलब जलवायु का अध्ययन। अब ये भी क्या है? वायुमंडल पर निर्भर करता है। और वायुमंडल किसमें होती है? अर्थ में। तो ये वायुमंडल दो तरीके के होते हैं, पहले नंबर पर अल्पकालिक और दूसरे नंबर पर दीर्घकालिक। अल्पकालिक होता है वेदर मतलब मौसम, जो पल पल, हर पल, दिन और महीने में चेंज होता है। और जबकि दीर्घकालीन यानी क्लाइमेट जलवायु जो होती है, ये होती है वार्षिक रूप से, मतलब 3 महीने की। 3 महीने का जो एक ही मौसम रहता है उसे कहते हैं जलवायु कहते हैं। ओशिनोग्राफी क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ओशिनो को अगर दो भागों में डिवाइड करें तो ओशिन मतलब समुद्र, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि समुद्र का वर्णन। भूगोल का वह भाग जिसके अंतर्गत समुद्र का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑनकोलॉजी कहलाता है। देखो इसमें ओशियन क्या होते हैं? महासागर। महासागरों के बाद छोटे क्या होते हैं? सागर। उस सागर से छोटे क्या होते हैं? स्ट्रीट मतलब जनसंधि। उस जल संधि से छोटी क्या होती है? चैनल मतलब। और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं? पासेस। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे अगली क्लासों में। कोई भी शब्द नहीं छूटेगा,
सबको क्लियर करा जाएगा। ऑनकोग्राफी में देखो क्या होता है, ज्वारभाटा का अध्ययन होता है, इसके अंदर प्रवाल भित्ति होती हैं, महासागरीय धाराएं आती हैं। अब बात कर लेते हैं बायो जियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल। इसके अंतर्गत शाक यानी कि झाड़ी और पेड़, इनका अध्ययन करा जाता है इसमें। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, देखो ये तो सब बातें करी थी हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है, उसके वर्णन का भूगोल क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। अब ह्यूमन का अर्थ क्या होता है, मानव। तो मानव से क्या है, देखो कृषि होगी, कृषि से गांव, फिर गांव परिवहन, फिर वाणिज्य, अगर उद्योग की बात करें तो शहर, संचार, व्यापार, ये सब किससे, मानव से डिपेंड है। अब पहले नंबर पर डाल लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। देखो आप पढ़ते हैं अच्छे से, जियो अलग काटो, मोर्फ अलग, लॉजी अलग। भू का जो अर्थ होता है, जियो का जो अर्थ होता है वो भू होता है यानी कि लैंड या पृथ्वी। मोर्फ का अर्थ क्या होता है, आकृति, और जबकि लॉजी का जो अर्थ होता है वो अध्ययन होता है। ठीक, अब ऐसा विषय जिसमें लैंड फॉर्म का अध्ययन किया जाता है उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अब जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, गर्त आदि इसके अंतर्गत आती हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। अब सबसे पहले डाल लेते हैं लैंड फॉर्म्स। ये कितने भागों में डिवाइड करा जाता है, तो ये हैं 4, पहले क्रम के, दूसरे क्रम के, थर्ड के और फोर्थ के। ये जो भू आकृति होती हैं फ्रेंड्स, ये 4 तरीके से अलग अलग क्रम में बांटी जाती हैं। अब इसमें फर्स्ट क्रम की जो होती हैं, फर्स्ट क्रम के ये देख लेते हैं, पृथ्वी के बनने के क्रम में, क्या पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, पृथ्वी के बनने के क्रम में जो सबसे पहले लैंड फॉर्म बने थे, सबसे पहले जो लैंड फॉर्म बने थे, ठीक, तो वो क्रम के क्या कहलाते हैं, वो फर्स्ट के बनते हैं। फर्स्ट क्रम की भू आकृतियाँ होती हैं वो। अब फर्स्ट क्रम में कौन कौन से बने होंगे, तो महाद्वीप बने होंगे इस पृथ्वी पर, महासागर बने होंगे। यदि बात करें तो महाद्वीप पृथ्वी पर कितने हैं, तो यह है 29%, जबकि महासागर कितने हैं इस पृथ्वी पर, अगर परसेंटेज की बात करें तो यह है 71%। ये किस युग की बात हो सकती है, तो ये है कार्बोनिफेरस युग की। अगर ये पूछ ले महाद्वीप और महासागर किस युग में बने होंगे, तो कार्बोनिफेरस युग में बने। वहीं मैंने ये महासागर के बाद में सागर बता दिया, जल संधि, फिर चैनल और पासेस। देखो एशिया, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, महाद्वीप होते हैं। ठीक, अब महाद्वीप में क्या होते हैं, रीजन होंगे, कंट्री होंगी और आइसलैंड होंगे। ठीक, और रीजन मतलब क्षेत्र में वेस्ट एशिया, मिडल एशिया, साउथ और ईस्ट, ये 4 होंगे। तो जितने भी जो हैं, ये जो मैंने बताए हैं महाद्वीप और महासागर किस क्रम के हैं, तो ये फर्स्ट क्रम के हैं, कार्बोनिफेरस युग के। ठीक, अब सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म्स यानी कि दूसरे क्रम की स्थलाकृतियाँ। देखो दूसरे में ये क्या है, ये स्थलाकृतियाँ पहले क्रम के स्थलाकृतियों के बाद बनी होंगी, तभी तो इनको सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है। अब इनमें क्या बने होंगे, तो ये बने, देखो पर्वत बने, उसके बाद पठार बने, उसके बाद मैदान बने, उसके बाद में महाद्वीप या मन्नार बनी होंगे, कटक बने होंगे, उसके बाद गर्त बने होंगे।
देखो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं तीसरे क्रम की स्थलाकृतियाँ। अब तीसरे क्रम की स्थलाकृतियों में ये दूसरे के बाद आए होंगे। इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें बनी होंगी? तो वैली मतलब घाटी, पीक चोटी, रिवर नदियाँ बनी हैं, उसके बाद हिमानी ग्लेशियर बने होंगे, कोस्ट मतलब तट बने होंगे, और पुतिन ब्रिज बने होंगे। ब्रिज जो होते हैं ये, तो ये तीसरे क्रम की स्थलाकृतियाँ हैं। ये जितनी भी मैंने बताई हैं इनको याद रख लेना। चौथे क्रम की जो चट्टानें हैं वो कौन कौन सी बनी, सॉरी चट्टानें नहीं, स्थलाकृतियाँ। चौथे क्रम में ये तीसरे के बाद आई होंगी। तो इसमें देखो बांध हैं, नहरें बनी, सड़कें, सुरंग, बंदरगाह है, और एयरपोर्ट, रेलवे। ये जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं ये चौथे क्रम की हैं। ये सभी मानव द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इसलिए ये सभी भू आकृतियाँ, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ये। चलो अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो पृथ्वी को 3 भागों में तो बांटते हैं। ये जो पृथ्वी ऊपर का जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? क्रस्ट। अंदर का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है मेंटल, और जबकि जो बिंदु वाला मध्य वाला इसको कहा जाता है कोर। अब जितनी भी भू आकृतियाँ होंगी वो क्रस्ट पे होंगी, ठीक। जितनी भू आकृतियाँ हैं क्रस्ट में हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, गर्त और कटक जैसे हैं। अब कुछ ऐसे बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये है सूर्य। सूर्य के पास क्या? पृथ्वी, ठीक। अगर ये पृथ्वी का अगर युग देखें, टाइम देखें, तो 4.8 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी बनी थी, बिग बैंग थ्योरी से, आपको सभी को पता है। बिग बैंग थ्योरी से बनी थी। ये उस समय क्या ही गैसीय अवस्था ही, किस चीज़ से पता चला अगर ये बात करें तो यू 235 के अध्ययन से। उसके बाद कई हजार साल वर्ष लगे, मतलब 6 करोड़ वर्ष पहले क्या ही ठोस अवस्था में बनी, उस समय मानव नहीं था। ये भी किससे पता चला है? यू 235 से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 7 टाइम बीतता गया तो 7 करोड़ वर्ष पहले इस समय यहाँ पे क्या है? मानव की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये किससे पता चला? तो C14 से। यदि अच्छा ये बात करें तो सूर्य कब बना? तो 5 अरब वर्ष पहले बना। ये किसके अध्ययन से पता चला? तो K40 के अध्ययन से पता चला। अगर इस युग की अगर ये बात करें तो देखो ये युग जो हैं इनको याद करना अनिवार्य होगा तुम्हें। देखो फ्रेंड्स ये युग हैं। पहले नंबर पर सबसे पहले जो युग था आर्कियन, फिर क्या हुआ? आर्कियन के बाद में प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्वियन, डियोरियन, कार्बोफेरस, पर्मियन, ट्रियसिक, जुरेसिक, क्रेस्टियस, पेलोसीन और इथोसीन। इथोसीन के बाद में क्या है? ओलिसीन, फिर मायोसीन, फिर उसके बाद प्लायोसीन, फिर प्लेस्टोसीन, फिर हेलोसीन। अब इस हेलोसीन में ये अंत का युग है। इसी में ही क्या है? पश्चिमी राजस्थान बना था, जिसमें राजस्थान में क्या है? थार का मरुस्थल है, ये बना था होलोसीन युग में। ये युग अभी भी चल रहा है, जिसमें 10,000 वर्ष पूर्व तक है ये कहा जाता है। वो जो तांबे की जो उत्पत्ति हुई है वो 5000 से लेकर 2700 BC के बीच में तांबे की सभ्यता मानी जाती है। और उसके बाद में जो कांसे की जो सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वो 2700 BC से लेकर 1800 BC के तहत मानी जाती है। उसके बाद 1800 BC से लेकर 600 BC में लोहे की सभ्यता आई, और यहीं पे क्या है? वैदिक सभ्यता भी बनी। कौन से युग में? हेलोसीन में। अगर डेट पूछ ले तो 1800 BC से लेकर 600 BC।
अब उसके बाद 1800 के बाद में 600 आ गई, फिर 600 BC से लेकर मतलब AD ईसा पूर्व तक, इसमें ही महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल ये बने। अब बात कर लेते हैं बिग बैंग थ्योरी का। देखो ब्रह्मांड यूनिवर्स था, ये बिग बैंग थ्योरी कब हुई? तो 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। किसके अध्ययन से पता चला है? तो ये जो है साहब के 40 के अध्ययन से क्या है, सूर्य का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 50% थी और हीलियम की कितनी थी? 25% थी। जब बिग बैंग थ्योरी बनी तो उसके बाद में गैलेक्सी मंदाकिनी बनी 10 अरब वर्ष पहले, उसके बाद तारे बने 10 अरब वर्ष पहले, उसके बाद सूर्य बना 5 अरब वर्ष पहले, और उसके बाद पृथ्वी बनी 4 अरब वर्ष पहले। देखो सौर पैनल ये है, ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। देखो यम को तो काट दिया, तो कितने हैं इस समय ग्रह की संख्या? 8। यदि सूर्य में बात करें तो कितने यहाँ हाइड्रोजन 70 से 75%, हीलियम 25%, जबकि पृथ्वी में वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी के आंतरिक भाग है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% और पृथ्वी की सतह पर जो ऑक्सीजन की मात्रा 46% और लोहे की जो मात्रा है वो कितनी है अंदर? 35%। अब इंडियन रॉक्स की बात करते हैं, भारतीय चट्टानों के बारे में। इनका भी युग था, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, कटप्पा, विंध्या, गोंडवाना, जुरेसिक, दक्कन, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये युग है। तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों में सबसे पहले चट्टानें पढ़ेंगे। चट्टानों में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, इनमें कंपाउंड होते हैं, तत्व परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सॉरी। जब पृथ्वी ठोस अवस्था में थी तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले से कितने 3.8 अरब वर्ष तक हेडियन यानी ईरान कहा जाता है। उस समय जिस समय पृथ्वी ठोस अवस्था में थी तो उस युग को क्या कहा जाता है? हेडियन ईरा। इस दौर में उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे होंगे, इस दौर में पृथ्वी गर्म और तप्त रही होगी। चंद्रमा कब बना होगा? 4.5 अरब वर्ष पहले। और जो इसी दौर की जो चट्टानें हैं, मतलब कहने का अर्थ यह है 4 अरब वर्ष पुरानी चट्टान, ये आज भी कनाडा में है, आगास्टा नदी के क्षेत्र में। अब बात करते हैं जैसे हेडियन ईरा, अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 4.6 से 3.8 अरब वर्ष है। इसी के तहत एक आर्कियन ईरा भी है जो 3.8 से लेकर 2.8 अरब है। ये दौर चल रहा है फ्रेंड्स जब पृथ्वी ठोस अवस्था में थी, उसके बाद ये टाइम आया आर्कियन ईरा। तो इस दौर में पृथ्वी ठंडी होने लगी और पहला जीव इसी दौर में बना, लेकिन इस समय ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। इस दौर में सबसे पुरानी चट्टान ग्रेनाइट में और नीस में थी। ठीक, ये इंडिया का अगर नक्शा है तो यहाँ ये वाला जो क्षेत्र का एरिया है यहाँ, तो ग्रेनाइट और नीस जैसी यहाँ चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, और ये कितनी है? 3.8 अरब से वर्ष पहले। ये प्रायद्वीपीय भारत का 1/3 भाग है, ये वाला, यहाँ से ये वाला क्षेत्र नीचे वाला। दूसरे क्रम की चट्टान बनती है धारवाड़ चट्टान। ये 2.5 अरब वर्ष से लेकर 1.8 अरब वर्ष तक, इसको क्या कहा जाता है? तो धातु की चट्टान कहा जाता है। अब धारवाड़ चट्टान में सोना, चांदी, प्लेटिनम ये बने हैं, ये निकले हैं।
प्लेटिनम में लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकिल, तांबा, एल्युमिनियम ये हैं, और ये तीनों क्या कहलाते हैं? बुलियन धातु कहलाती हैं। अब बुलियन धातु कौन सी होती हैं? बुलियन अधातु होती हैं जिसे उच्च स्तर की मौलिक शुद्धता तक परिष्कृत किया जाता है। अच्छा, धारवाड़ की जो चट्टान है वो अरावली पर्वत श्रेणी इसी काल की है। दूसरे नंबर का इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉक्स है ये। माइका भी यही है, और माइका क्या होता है? गुलाल होता है, जो होली में खेलते हैं, माइका होती है वो। अब धारवाड़ की चट्टानों में कर्नाटक में है, तमिलनाडु है, छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर मतलब झारखंड में, मेघालय की चट्टानें, ये धारवाड़ की चट्टानें हैं। कटप्पा की बात करें तीसरे नंबर की, तो कटप्पा जो देखने को मिलता है, यहाँ चट्टानें जो देखने मिलती हैं वो आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। इसमें मेटल पाए जाते हैं लेकिन निकालना बहुत कठिन है। यहाँ से क्या है? बलुआ का पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर और घर बनाने वाले मटेरियल आदि देखने को मिलते हैं। अब पढ़ते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर है। ताजमहल, जो जामा मस्जिद और सांची स्तूप बने हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं ये। विंध्याचल पर्वत इसी से बना है, मालवा क्षेत्र इसी से बना है, और सोन नदी का क्षेत्र भी इसी से बना है। यहाँ से सीमेंट निकाला जाता है, सताना जो मध्य प्रदेश में है, डायमंड निकाला जाता है, पन्ना की खाने हैं, गोलकुंडा की खाने हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में से ही निकाले जाते हैं। 5वें नंबर की बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये शब्द का प्रयोग HV मेडिलकट और फेस्टिमेंडल ने दिया है। यहाँ गोंडवाना की चट्टानें से क्या निकाला जाता है? तो कोयला निकाला जाता है, और कोयला भारत में 98% कोयला इसी गोंडवाना क्षेत्र से निकलता है। किस युग की है? कार्निफेरस काल के युग की चट्टानें हैं ये। भारत में जो कोयला की जो चट्टानें हैं वो झारखंड के धनबाद के पास एक झरिया जिला है, वहाँ से निकाली जाती है। कोयला निकाला जाता है भारत का सबसे ज़्यादा है। और कोयला किस किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, पेंच, कहना, ये इतनी नदियां हैं, यहाँ से सब कोयला निकलता है। 6ठे नंबर की अब बात कर लेते हैं जुरासिक क्रम की चट्टानें। जुरासिक क्रम की चट्टानों में लाइमस्टोन निकला, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर, बलुआ का पत्थर है। और जुरासिक काल में क्या है? जंतु है। कंकाल तंत्र से बना, लाइमस्टोन के था कंकाल तंत्र से। टर्सरी काल की हैं ये चीज़ें, याद रख लेना। और जो दब जाता है अवशेष वही जुरासिक क्रम की चट्टानें हैं। जानवरों की बॉडी जो अंदर पृथ्वी के अंदर समा जाती है, पृथ्वी में विलीन हो जाती है, उसी से ही लाइमस्टोन बनता है। ये कहाँ है? बाड़मेर, जालौर, कच्छ का मैदान यानी गुजरात में है। अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर पर दक्कन क्रम की चट्टानें। तो दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं वो महाराष्ट्र, विदर्भ, रायसीन, तेलंगाना और कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। मालवा का पठार है, काठियावाड़ का पठार है, ये सब दक्कन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बेसाल्ट बहुत होता है, और बेसाल्ट क्या होती है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या? कपास उगता है। कपास ये किस युग की है? तो क्रेटियस काल की है। और दक्कन का पठार का कितना क्षेत्र है? तो याद रख लेना 5 लाख क्षेत्र में बड़ा है ये। उत्तर भारत का मैदान कितना है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। और बेसाल्ट में मैंने तुम्हें मतलब काली मिट्टी में क्या है? कपास होती है, गन्ना, संतरा, केला, अंगूर, ये अच्छी फसलें होती हैं, उपजाऊ होती है ये मिट्टी। अब कुछ बात कर लेते हैं
मेसोजोइक एरा यानी कि मध्यजीवी काल। ये 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल और क्रेटियस काल। क्रेटियस काल में दक्कन बनी और इसी में भी आदि मानव बना और आधुनिक दुनिया इसी काल में बनी है, क्रेटियस काल की। टर्सरी चट्टान की बात करें तो टर्सरी चट्टान जो है भारत का कुल कोयले का केवल 2% ही कोयला टर्सरी चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें पेट्रोल अधिक है। पेट्रोल से क्या है, पेट्रोलियम से क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ वगैरह में पेट्रोल निकलता है। और टर्सरी युग को भी इतने भागों में डिवाइड करते हैं, प्लायोसीन, एओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अच्छा, पेट्रोलियम किस युग में बना, तो ईओसीन में बना है, याद रख लेना। अब जैसे पेट्रोलियम की खानें हैं, जैसे असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मुंबई हाईवे है, तो ईओसीन से लेकर ओलिगोसीन काल तक ये पेट्रोल देखने को मिला है। ओलिगोसीन काल में क्या बने हैं, ग्रेट हिमालय। मायोसीन काल में मध्य हिमालय बना और प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणियाँ बनी हैं। अब बात कर लेते हैं क्वाटरनरी चट्टान। देखो, क्वाटरनरी चट्टान प्लास्टोसीन काल और होलोसीन काल 2 युग में है। और प्लास्टोसीन काल में कश्मीर वैली, करेबा, भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बाबर, ये चीज़ बनी है। और जबकि होलोसीन में खादर, थार का मैदान, आधुनिक मानव बना और मरुस्थल बनी। अब तुम देख सकते हो, जैसे भारत का नक्शा है तो यहाँ पे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये पूरा क्या कहलाता है, तो उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। कितना है, 7 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर में, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और इसी क्षेत्र में अनाज में गेहूँ, चावल उगता है। और फल और सब्जियां, गन्ने की बात करें तो भारत क्या 2nd नंबर पे है। अच्छा, उत्पादन में ये आम, पपीता, केला, नींबू, मौसमी, संतरा, चीकू, अनानास, अदरक, हल्दी, दूध और मसाला, इसमें 1st नंबर पर है ये भारत। मछली, अनाज, फल, सब्जी, गन्ना, नारियल में 2nd नंबर पर है उत्पादन के हिसाब से। उत्तर भारत का मैदान मतलब ग्रेट मैदान कहा जाता है। तो ऊपर की जो भूमि होती है ढालू वाली, ये भाबर मैदान कहलाता है, फिर तराई का मैदान कहलाता है, फिर वांगर का मैदान कहलाता है, फिर खादर का मैदान कहलाता है। ये सब जो हैं क्या कहलाती हैं, जोदोड़ मिट्टी अपने साथ लेकर आती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आपसे गुजारिश है, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।